Hello everyone, welcome back to Line CGS Academy's online platform regarding the current affairs of 2021. So अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं डे 101 का सेशन. I wish you all a very good luck. So the first question is, in exercise of the power conferred by the clause 2 of article 124 of the Constitution of India, appointment of judges of Supreme Court are made by. आपको सिंपल सा ये बताना है कि आर्टिकल 124 के अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड योर आंसर इज बी, प्रेसिडेंट. सो आपका आर्टिकल 124 में अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करी गई है. एलिजिबिलिटी क्या होती है बेसिकली यहाँ पे जो आपका आर्टिकल 124 में लिखा गया है कि इंडिविजुअल को आपका पहला तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, दूसरा 65 से अबव एज नहीं होनी चाहिए, तीसरा the person should serve as a judge of one high court or more for at least 5 years, or a person should be an advocate in the high court for at least 10 years, or distinguished jurist appointment are made by the president of India. So यहाँ पे आपको ये एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की देखने को मिलती है. इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि जो अपॉइंटमेंट है वो तो आपका प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन जो नाम रिकमेंड करेगा वो कोलिजियम करेगा. कोलिजियम बेसिकली जो सीनियर मोस्ट जजेस का एक ग्रुप होता है जो कि जजेस के नाम को रिकमेंड करता है. क्या यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि जो फाइनल होता है, बाइंडिंग होता है उनका रिकमेंडेशन. सो यहाँ पे फाइनल या बाइंडिंग नहीं होता है. प्रेसिडेंट या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है. अगर रिजेक्ट करेगा तो वापस से रिकमेंडेशन को कोलिजियम को भेजेगा, ठीक, और वो वहाँ पे उसको बाउंड, और इफ़ द कोलिजियम रिट्रीट इट्स रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट देन ही इज़ बाउंड फॉर दैट. ओके, ये है इंपॉर्टेंट. कोलिजियम सिस्टम जो है आपका यहाँ पे ये अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र की बात करता है जजेस की. यहाँ पे जो आपका CGI होंगे कोलिजियम में और 4 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक. ये कहाँ से सिस्टम ये जनरेट हुआ था? 3 जजेस केसेस जो था आपका, ओके, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था. और जुडिशरी यहाँ पे आपकी जो थी, और यहाँ पे इम्पोर्टेंस मिल गई थी जुडिशरी को ओवर द एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंट मेयरली अप्रूव्स दी CGI's चॉइस, ठीक. और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, क्रिटिसिज्म क्या है कोलिजियम सिस्टम का कि यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ चेकिंग प्रोफेशनल बैकग्राउंड डेटा, क्लोज डोर अफेयर्स, लैक ट्रांसपेरेंसी, एक्सक्लूसिवली साइडलाइन द टैलेंटेड जूनियर जजेस एंड एडवोकेट. सम ऑफ द चेंजेस शॉर्ट, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? CGI कैन नॉट मेक यूनिलैटरल चॉइस, कंसल्टेड जजेस व्यूज नीड टू बी इन राइटिंग, नॉन कंप्लायंस मस्ट मेक्स CGI चॉइस नॉन बाइंडिंग, ट्रांसफर ऑफ जजेस रिव्यूएबल ओनली इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस. The criminal law and the criminal procedure are in dash list of the 7th schedule of the constitution. So criminal law और criminal procedure कौन से लिस्ट में आते हैं? Union list, state list, concurrent list, residuary list, and your answer is C, which is concurrent list. So basically आपके concurrent list में आते हैं 7th schedule के. और criminal law आपके कहाँ पे देखे गए हैं? IPC के 1860 में, Protection of Civil Rights Act 1955 में, Dowry Prohibition Act 1961 में, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act 1989 में. क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यहाँ पे पेनल्टीज़ को इम्पोज करता है उन पर जो लॉज को वायलेट करते हैं. यहाँ पे आपको जो क्रिमिनल लॉज का चीफ आर्किटेक्ट सुनने को मिलता है वो थे आपके मैकॉले. ओके, लुकिंग बैक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपको मलिमत कमेटी की रिपोर्ट 2003 में जो आई थी, 158 रिकमेंडेशन थी क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड पनिशमेंट से रिलेटेड. सो कुछ की रिकमेंडेशन थी. फॉर एग्जाम्पल आपका कन्फेशन मेड बिफोर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक बी एडमिटेड एज अ एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. Standard of proof beyond the reasonable doubt followed in criminal cases be done away. Stringent punishment needed for false registration of cases. तो मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि अगर आपके जो SP हैं, सुपरिटेंडेंट रैंक का जो आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक का जो ऑफिसर है, उसके सामने अगर कोई कन्फेशन हो रहा है तो उसको एज अ एविडेंस आपको कोर्ट में मानना चाहिए. अगर आपको पता होगा कि पुलिस के सामने अगर आप जो कन्फेशन दे रहे हैं वो आपके कोर्ट में आपके मान्य नहीं होते हैं, तो मलिमत कमेटी ने कहा कि नहीं, अगर SP रैंक का है तो उसको मानना चाहिए. दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट फॉलोड इन क्रिमिनल केसेस बी डन अवे विद. तीसरा, यहाँ पे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट होनी चाहिए अगर फॉल्स रजिस्ट्रेशन हो केसेस का. द कमेटी हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द रणबीर सिंह एंड द सेवरल अदर मेंबर्स फॉर. आपको बताना है कि रणबीर सिंह के अंडर पे कमेटी बनी है रिसेंटली. किस चीज़ के लिए? रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ओजोन डिप्लीशन. एंड योर आंसर इज ए, जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बनी है. सो बेसिकली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने आपके क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड आपके एक नेशनल लेवल कमेटी बनाई है रणबीर सिंह के अंदर. ओके, और यहाँ पे आपकी और कमेटीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. फॉर एग्जांपल आपका माधव मेनन कमेटी हो गई 2007 की, जिसने आपके
और अदर रिफॉर्म सजेस्ट किए थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। मलीमत कमेटी हो गई आपकी 2003 की, जहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस देखने को मिलता है, अभी हमने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा था। राइट टू प्रोपोगेट प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन एज एंश्राइंड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 20, 21, 22, 25। राइट टू प्रोपोगेट प्रोफेस एंड प्रैक्टिस रिलीजन, आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, और आपका आंसर होगा इसमें डी, विच मीन्स आर्टिकल 25। सो आपका जो आर्टिकल 25 है वहाँ पे इसकी बात करी गई है। न्यूज़ का वार्ड था क्योंकि आपका रिसेंटली आई गेस गुजरात स्टेट ने आपका कुछ इस तरीके के लॉ बनाए हैं रिलीजन से रिलेटेड, और तो यहाँ पे एपेक्स कोर्ट ने भी कई अलग अलग जजमेंट्स दिए हैं कि आपका एक अडल्ट का एब्सोल्यूट राइट है कि वो चूज़ करे कि उसको कौन सा लाइफ पार्टनर चाहिए। The Supreme Court in both Lily Thomas and Sarla Mudgul case has confirmed that the religious conversion carried out without a bona fide belief and for sole purpose of deriving some legal benefit do not hold water. And Salmat Ansari Priyanka Kharwar case of Allahabad High Court 2020, the right to choose a partner or live with a person of choice was a part of citizens' fundamental right of life and liberty enshrined in Article 25 of the Constitution. So यहाँ पे ये आपका इसमें भी बात करी गई है, ठीक। Which among of the following is less are correct? आपको करेक्ट बताना है। Foreigners Act 1946 replaced the Governors Act 1940, Foreigners Act 1940 conferring wide powers to deal with all foreigners. The Act empowered the government to take such steps as are necessary to prevent illegal migrant, including use of force. The concept of burden of proof lies with the person and not with the authorities. पहला ये कह रहा है कि जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 है वो उसने रिप्लेस किया है आपके फॉरेनर्स एक्ट 1940 को, और जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा पावर मिली है टू डील विद ऑल फॉरेनर्स। दूसरा ये कह रहा है कि एक्ट ने एम्पावर किया है गवर्नमेंट को कि वैसे स्टेप लें कि वो इलीगल माइग्रेंट्स को रोके, इंक्लूडिंग यहाँ पे पावर में आपका फोर्स का भी यूज़ किया गया है, वर्ड फोर्स का। तीसरा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है यहाँ पे वो आपका पर्सन पे लाई कर रहा है, ना कि अथॉरिटी पे। ऑप्शन हैं ए ओनली, बी एन सी ओनली, ए एन सी ओनली, ऑल ऑफ दी अबव, एंड आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। तो पहला जो आपका तीनों स्टेटमेंट ठीक है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो है इसने रिप्लेस किया है आपके फॉरेनर्स एक्ट 1940 को, जिसमें वाइड पावर्स आपको देखने को मिलती है फॉरेनर्स के साथ। दूसरा यहाँ पे एक्ट एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप ले सके। तीसरा बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो पर्सन पे लाई कर रहा है, ना कि अथॉरिटीज़ पे लाई कर रहा है। एक्ट जो है वो ओरिजिनली गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहा था कि वो ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश करे, लेकिन जो आपका 2019 का अमेंडमेंट था उसमें ये बोला गया कि इवन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो डीएम है, वो भी आपका क्या कर सकता है, यहाँ पे ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकता है। किसके लिए? वेदर अ पर्सन स्टेइंग इलीगली इन इंडिया इज़ अ फॉरेनर और नॉट, ये देखने के लिए। व्हाट आर डिटेंशन सेंटर्स, आपको इसके ही रिस्पेक्ट में ये देखने को मिलता है। तो डिटेंशन सेंटर्स आर द प्लेस डेजिग्नेटेड टू कीप इलीगल माइग्रेंट पीपल हु हैव एंटर्ड अ कंट्री विदाउट नेसेसरी डॉक्यूमेंट वंस दे आर डिटेक्टेड बाय द अथॉरिटी टिल द टाइम देयर नेशनैलिटी इज कन्फर्ड एंड दे आर डिपोर्टेड टू द कंट्री ऑफ देयर ओरिजिन। तो डिटेंशन सेंटर्स वो जगह होती है जहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स को रखा जाता है जब तक ये कंफर्म ना हो जाए कि उनकी नेशनैलिटी क्या है। डिटेंशन सेंटर्स आपके असम में इस्टेब्लिश हुए थे, फिर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। Unite Aware is a mobile tech platform developed by Dash to provide terrain-related information to United Nations peacekeepers so as to ensure their safety। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने इसे आपको डेवलप किया है, इंडिया, यूएसए, चाइना, जर्मनी, और आपका आंसर होगा इसमें ए, इंडिया। सो यूनाइट अवेयर एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है, ओके, नॉट ऐप, ये मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है आपका, और यहाँ पे इसको इंडिया ने डेवलप किया है इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो यहाँ पे डिसीजन होता है किस लिए किया जाता है कि ये जो, जैसे इनके नाम से पता चल रहा है, ये जो जितने भी आपके यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं उनके लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है, और यहाँ पे एवरी मेंबर इज़ लीगली ऑब्लाइज्ड टू पे देयर रिस्पेक्टिव शेयर टुवर्ड द पीस कीपिंग। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स सो एज टू इंश्योर देयर सेफ्टी। टॉप 5 जो आपके कंट्रीब्यूटर्स है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस में, ऑपरेशंस में, 2020 से 2021 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट पे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यूएसए 27.89%, दैन चाइना 15.21%, जापान 8.56%, जर्मनी 6.09% एंड यूनाइटेड किंगडम 5.79%।
पीस कीपिंग होता क्या है, बेसिकली ये वो जॉइंट एफर्ट्स हैं जो कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट के थ्रू कराए जाते हैं, और एक तरीके के मिशंस होते हैं। कौन इसमें आते हैं, इनको आपके ब्लू बर्ड्स भी कहा जाता है, ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो हेलमेट होते हैं ब्लू कलर के होते हैं। और यहाँ पे सोल्जर्स होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, सिविलियन पर्सनल्स होंगे, और मेंबर स्टेट्स जो होते हैं वही अपने कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देते हैं वॉलंटरी बेसिस पे। हीराकुंड डैम इज ऑन रिवर, आपको बताना है हीराकुंड डैम कौन सी रिवर के ऊपर है, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, और आपका आंसर होगा इसमें ए महानदी। सो ये मल्टीपर्पज़ स्कीम है, 1973 में आपको यहाँ पे देखने को मिला था, ये स्टार्ट हुआ था। और जो महानदी रिवर में आने वाला फ्लड है उसको रोकने के लिए इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम कंसिडर किया जाता है इसे। न्यूज़ का पार्ट इसलिए था क्योंकि कैटल आइलैंड आपका न्यूज़ का पार्ट है, ये वन ऑफ द 3 आइलैंड है जो हीराकुंड रिजर्वॉयर पे हैं। ओके, और रिसेंटली आपको यहाँ पे एज अ डेस्टिनेशन देखने को मिले हैं। आइलैंड इज अ सबमर्ज हिल एंड बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीराकुंड डैम इट वाज डेवलप्ड विलेज। सो अब ये एक सबमर्ज हिल बन चुका है, लेकिन हीराकुंड डैम के बनने से पहले ये एक विलेज हुआ करता था, डेवलप विलेज। हाउ इट गॉट इट्स नेम, ऐसा नाम इसको क्यों मिला है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर विलेजेस व्हेन हीराकुंड डैम वाज कंस्ट्रक्टेड। 1950s में यहाँ पे लोगों को बड़े नंबर पे डिस्प्लेस किया गया था, और वो अपनी कैटल्स को नहीं लेके गए थे। सो जो कैटल्स थी वो इस विलेज में रह गई थी, इसलिए इस एरिया का नाम ही कैटल आइलैंड पड़ गया था। Advanced ruling means determination of question of law or fact specified in the application in relaxation to tax liability of an applicant arising out of transaction which have been undertaken or proposed to be undertaken. Authority for advanced ruling consists of chairman who is retired judge of Supreme Court and 2 members of rank of additional secretary of the Government of India, one each from Indian Revenue Service and Indian Legal Service। अब आपको करेक्ट बताना है ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन, और आपका आंसर होगा यहाँ पे बोथ, दोनों ठीक है। तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो होता है ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इन्होंने बोला है कि हम जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को रेगुलेट करेंगे, और अब जो इसमें आपका टैक्सेबल होगा 18% अंडर GST। एडवांस रूलिंग होता क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ को देखेगा जो कि आपका टैक्स रिलीफ से रिलेटेड जितना भी होगा, बाकी आपका इसमें है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। Which among of the following is correct? Recently, the Indian Broadcasting Foundation was renamed as IBDF as it expands its purview to bring the broadcaster and OTT platform under one roof. The IBF was established in 1999 until now represented television broadcasting. पहला ये कह रहा है कि जो आपका IBFS का रीनेम करके ये रख दिया गया है, और अब जिसका एक्सपेंड है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी चला गया है। दूसरा कह रहा है कि जो इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, और अब ये आपके टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग को भी वो करेगा। आंसर होगा बहुत, दोनों ठीक हैं। सो इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, तो इसके जो मेंबर हैं वो यहाँ पे चैनल प्रोवाइड करेंगे दैट डिलीवर 90% ऑफ टेलीविजन व्यूअरशिप इन इंडिया। ठीक, Which among of the following is / correct? Television media in India is governed under the Cable Television Network Regulation Act 1955. At present, there is an institutional mechanism by which of an interministerial committee to address the grievances of the citizens relating to violation of the program advertising codes under the rules, but it does have statutory backing. पहला कह रहा है कि टेलीविज़न मीडिया आपका केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1955 के अंदर गवर्न किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि अभी प्रेजेंट में एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है और इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग भी मिली हुई है। ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ है ना। आपका आंसर होगा इसमें ए ओनली, पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि इसको कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं मिली हुई है। सो पहला बिल्कुल ठीक था, ये आपका 1955 के एक्ट के अंदर गवर्न किए जाते हैं टेलीविज़न मीडिया। दूसरा, इसको कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं मिली है, बाकी बिल्कुल ठीक है। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी यहाँ पे एज एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ सिटीजन फॉर द वायलेशन ऑफ प्रोग्रामिंग एडवर्टाइजिंग कोड्स अंडर रूल्स। केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल्स 2021 प्रोवाइड फॉर 3 लेवल ग्रीवेंसेस एड्रेसल मैकेनिज्म। याद रखिएगा 3 लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे अंडर द न्यू सोशल मीडिया रूल फ्रेम्ड अंडर IT एक्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।